Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you dear students. Hopefully you people are enjoying your health and preparation को मैक्सिमम बूस्ट कर दो। एक दफ़ा दरमियान में ये थोड़ा सा जो आप लोगों का ब्रेक आया है उसको रिन्यू करो, उसको मैक्सिमाइज करो, अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाओ और इस यूनिट के लेक्चर्स को देखो। इन्ना मुन्ना प्यारा सा मासूम सा बच्चा है, ये छोटी सी यूनिट ही है, ये उतना बड़ा यूनिट नहीं है। इस यूनिट में यानी कि कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन और सल्फर में आप लोगों को 2 एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे। पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस क्या है उसमें वो आप लोगों को क्वेश्चन बैंक के अंदर इंक्लूडेड मिलेंगे और इसके अलावा आप लोगों को इस यूनिट से रिलेटेड तमाम की तमाम डिटेल मैंने बुक के अंदर भी ऐड कर दी और वीडियो लेक्चर्स में भी आप लोगों को इस फॉर्मेट के अंदर ये तमाम की तमाम सिचुएशन अभी दिख जाएगी। आसान सी चीजें हैं, मोस्टली रट्टे वाली चीजें हैं, ज्यादातर इंफॉर्मेशन है, थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स हैं, उन कॉन्सेप्चुअल चीजों को भी आप लोगों के साथ शेयर करते हुए आगे बढ़ना चाहूंगा। तो मेरे पास सबसे पहले जो यूनिट है इसकी आउटलाइन पहले देख लेते हैं कि इस यूनिट में हम लोग क्या क्या चीजें जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। जनाबे वाली, इस यूनिट के अंदर आप लोगों ने नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स के बारे में पढ़ना है। नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स यानी कि ऐसे फर्टिलाइजर्स जिनमें नाइट्रोजन मौजूद होती है एज एन कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट और मेजर एलिमेंट। उसके बाद आप लोगों को प्रेजेंस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड SO2 इन एटमॉस्फेयर एज अ पोल्यूटेंट, आपको पता ही है एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद होती है। इसके 2 मेजर कॉजेज हैं, डैमेजेस हैं, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं ये जो कॉज करती है। उसमें एक प्रॉब्लम है एसिड रेन का और ऑफ कोर्स ये एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का भी टॉपिक है, और दूसरा ऑफ कोर्स इसके अंदर स्मॉग की फॉर्मेशन होती है। 3rd नंबर पे आ जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेपरेशन और 4th नंबर पे आ जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। लो जी, स्टार्ट करते हैं इन मजे मजे की बातों को आप लोगों के साथ। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं अपने स्टूडेंट से कहूंगा कि आपको आइडिया होना चाहिए व्हाट आर एक्चुअली फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स को डिफाइन करना पड़े, फर्टिलाइजर्स का आइडिया लेना पड़े कि क्या होते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस जो इंक्रीज कर देते हैं फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, यानी कि सॉइल के अंदर फर्टिलिटी का बढ़ाने का मतलब है कि सॉइल को ससेप्टेबल बना देना प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, सॉइल को बेस्ट बना देना कि उसमें अगर हम लोग को बीज बोए तो प्लांट्स की ग्रोथ जो है वो बहुत बेहतर अंदाज से वो करवा सके, उसको तमाम के तमाम न्यूट्रिएंट्स दे सकें। तो इसको कहते हैं फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। प्रोवाइड एसेंशियल एलिमेंट्स लाइक NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। ये 3 मेजर एलिमेंट्स हैं जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होते हैं फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। इनको कहते हैं फर्टिलाइजर्स। सिंपल से डेफिनेशन बताने के बाद अब आगे बढ़ते हैं कि व्हाट आर एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर द प्लांट ग्रोथ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। प्लांट्स की ग्रोथ के लिए कौन कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो स्पेशल एलिमेंट्स के तौर पे एज ए न्यूट्रिएंट इंक्लूड किए जाते हैं। 2 टाइप्स हम लोग जो है वो हेल्दी ग्रोथ के अंदर स्प्लिटिंग कर देते हैं प्लांट्स की हेल्दी ग्रोथ के लिए। 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एक कहलाते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और दूसरा कहलाते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। बेटा ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है तो दैट्स व्हाई मैंने इंक्लूड कर दिया। एलिमेंट्स जिनकी रिक्वायरमेंट लार्ज अमाउंट में होगी प्लांट्स की ग्रोथ के लिए मेजर एलिमेंट्स के तौर पे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहलाएंगे, और इसके अंदर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ऑफ कोर्स सारे फेरिस ये तीनों मौजूद है। इसके अलावा कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह मौजूद है। इनकी अमाउंट पर एकड़ जनरली कितनी चाहिए, ये पेपर का क्वेश्चन है। तो 5 kg से 200 kg पर एकड़ इनकी रिक्वायर्ड अमाउंट होती है। ये आपसे MCQ में पूछ सकता है, ठीक है जी। उसके बाद माइक्रो नाम से जाहिर है कम, मैक्रो लार्ज था तो माइक्रो स्मॉल था, वो 5 से 200, तो इसके बारे में कहते हैं स्मॉल अमाउंट्स में रिक्वायर्ड होते हैं। और इसके अंदर बोरॉन, कॉपर, आयरन वगैरह जो है वो मॉलिब्डेनम जैसी ट्रांजिशन मेटल शामिल। याद करने का क्या तरीका होगा, NPK और इसके अलावा ग्रुप 2A के मेटल्स कैल्शियम और मैग्नीशियम, ठीक होगा बेटा। यहाँ पे हमारे पास 3rd A और ट्रांजिशन मेटल्स, ठीक है। 3rd A का बोरॉन एंड ट्रांजिशन मेटल्स ये माइक्रो के अंदर आ जाएंगे। इनकी अमाउंट्स पर एकड़ जो रिक्वायर्ड है वो 6 ग्राम से 200 ग्राम है पर एकड़। और अगर इनकी लार्ज क्वांटिटी आ जाए तो पॉइजनस है। देखो पेपर में क्वेश्चन आए कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की लार्ज क्वांटिटी पॉइजनस होती है या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की लार्ज क्वांटिटी पॉइजनस होती है। तो मैक्रो की लार्ज क्वांटिटी इतना नुकसान नहीं देती या डिजास्टर्स नहीं होती, वैसे तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड एज यू नो, बट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की लार्ज क्वांटिटी जो है वो पॉइजनस होती है। हाँ, इनकी डेफिशिएंसी हो तो भी डिजीज कॉज होती है और डिफरेंट टाइप की डिजीज कॉज होती है।
अब आप लोगों को मैंने इसमें टॉपिक के अंदर काफ़ी चीज़ें जो है वो कवर अप करके देनी है, लाइक यू विल सी अ लॉट ऑफ थिंग्स के जो ऐसी हैं जो हमारी टेक्स्ट बुक में नहीं है, या ऐसी हैं जो अब आपने एंटेडस के हवाले से पढ़नी है। ये सारे का सारा स्टफ है जो आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले देखें, ये आप लोगों को जो इस वक्त डिस्प्ले दिख रहा है बेटा, ये सारी चीज़ें बिल्कुल इसी तरह मैंने बुक के अंदर इंक्लूड की हुई हैं। एंड केमिस्ट्री बुक you people just going to love, inshallah, I'm damn sure about it. Essential qualities of good fertilizer, एक अच्छे फर्टिलाइजर की essential qualities क्या क्या होगी? गुड फर्टिलाइजर ये MCQ में आ सकता है, वाटर सॉल्युबल होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, शुडंट इंजीरियस टू प्लांट्स, प्लांट्स के लिए नुकसान देना हो उसको, अगर प्लांट्स को दें तो प्लांट्स को फायदा दे, नुकसान ना दे, आप लोगों वाले काम जो है वो ना करें। इट शुड बी चीप, ये आप लोगों वाला एक प्रॉपर्टीज के अंदर आ गई है, सस्ता होना चाहिए, चीप, यू नो, घटिया आप लोगों वाला नहीं, आप लोग तो नहीं हो यार, हो भी नहीं हो। आप कहेंगे सर आप हमारी इतनी तारीफें ना किया करें, हमें पता है हम बहुत गंदे हैं बेटा, मुझे भी पता है। नेक्स्ट, इट शुड बी स्टेबल फॉर लॉन्ग टाइम, यानी कि अगर आप प्लांट्स को देते हो वो ज्यादा देर तक एग्जिस्ट करे ताकि प्लांट्स उसको अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक ले सके। ये ना हो कि वो, इसका मतलब ये है कि वोलेटाइल ना हो, आप प्लांट्स के लिए ग्रोथ के लिए उसको सॉइल को दें या जो है वो आप लैंड में ऐड करें तो वो वोलेटाइल होने की बेस पर, हीट की बेस पर एवेपोरेट ना हो जाए, सबलाइम ना हो जाए, लॉस्ट ना हो जाए, तो ये सीन नहीं होना चाहिए। स्टेबल होना चाहिए कि प्लांट्स की रिक्वायरमेंट के मुताबिक अवेलेबल हो, वैसे अपनी मर्जी से अनस्टेबल ना हो। पीएच चेंज ना करे, क्योंकि पीएच में चेंज प्लांट्स को बेहद नुकसान पहुंचाता है। जिस तरह हमारे ब्लड की पीएच चेंज होने से हमारी डेथ हो सकती है, सेम इज अ केस फॉर प्लांट्स। इट शुड नॉट बी डिलिक्विसेंट। बेटा डिलिक्विसेंट सॉलिड्स क्या होते हैं मैं आपको बता दूं कि डिलिक्विसेंट सॉलिड होते हैं मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के बाद, एक होता है हाइग्रोस्कोपिक, एक होता है डिलिक्विसेंट। मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन हो, मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन के बाद फिजिकल स्टेट चेंज हो जाए, आफ्टर मॉइस्चर एब्जॉर्बर फिजिकल स्टेट चेंज, तो ऐसी स्पीशीज जो मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन के बाद फिजिकल स्टेट चेंज कर लेती हैं, ये कहलाती हैं डिलिक्विसेंट सॉलिड्स। और हाइग्रोस्कोपिक क्या होते हैं, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं, स्वेल वगैरह हो जाते हैं, लेकिन अपनी फिजिकल स्टेट चेंज नहीं करते। तो बेटा इट शुडंट बी डिलिक्विसेंट, ठीक है। इट शुड बी रेडिली अवेलेबल टू प्लांट्स, यानी कि वही बात है कि वाटर के अंदर मिक्स होकर के एक ऐसा सोल्यूशन बना ले जब प्लांट्स को रिक्वायरमेंट हो तो प्लांट्स को बड़ी आसानी के साथ अपने कंपोनेंट्स दे। ये नहीं है कि प्लांट्स को नाइट्रोजन चाहिए तो प्लांट्स कुश्ती करते रहे नाइट्रोजन को लेने के लिए और नाइट्रोजन को छोड़ने के लिए तैयार ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब इंपॉर्टेंस क्या फर्टिलाइजर की, बीइंग एन एग्रीकल्चर कंट्री पाकिस्तान, माय बिलव्ड कंट्री पाकिस्तान नीड्स मोर क्वांटिटी ऑफ फर्टिलाइजर्स। हेल्दी ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स फर्टिलाइजर्स के बगैर नहीं हो सकती। जिस तरह आप लोगों की हेल्दी ग्रोथ के लिए आप लोगों को प्रोटीन्स चाहिए, कार्ब्स चाहिए, एंड ऑफ कोर्स आप लोगों को एनर्जी के रिजर्व्स वाइज फैट्स वगैरह भी चाहिए, सेम प्लांट्स को भी न्यूट्रिएंट्स, जिंदा चीजें यार, जानदार में इंक्लूड किए जाते हैं प्लांट्स, लेकिन हम लोग इनको जानदार नहीं समझते। तो पता होना चाहिए कि दीज आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बायोलॉजी वालों तुम लोगों को तो पता ही। हेल्प्स द हेल्दी ग्रोथ ऑफ फ्रूट्स। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जब उनका फ्रूट्स की फॉर्मेशन का वक्त आता है और आप उनकी अगर केयर ना करें, उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स ना दे तो वो आपको अच्छा फल नहीं देते। स्टिमुलेट द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट जस्ट लाइक अस, जिस तरह हमारे अंदर मेटाबॉलिज्म को जो स्टिमुलेट करने के लिए रिक्वायर होती है कुछ न्यूट्रिएंट्स, प्लांट्स के लिए भी सेम यही सीन है। गिव स्ट्रेंथ अगेंस्ट डिजीज, यानी कि इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप करती है। तो प्लांट्स का इम्यूनिटी सिस्टम भी इन्हीं फर्टिलाइजर्स के ऊपर डिपेंड करता है। ये चंद एक मेन फीचर्स थे जो फर्टिलाइजर्स में होने चाहिए और क्वालिटीज होनी चाहिए, और इनका मेन जो है वो इंपॉर्टेंस क्या है प्लांट्स की ग्रोथ के अंदर। अब हम क्लासीफाई अगर करें तो हम लोग 3 क्लासेस में ज्यादातर डिवाइड करते हैं, NPK। अब हमारे यूएचएस के सिलेबस में नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स की डिटेल है तो हम लोग उन फर्टिलाइजर्स को फोकस करेंगे जो सोर्स ऑफ नाइट्रोजन होते हैं, साथ में थोड़े थोड़े P और K के भी नजर दौड़ा लेंगे। रोल ऑफ नाइट्रोजन, ये बेटा MCQ में काफी दफा है। प्लांट्स की ग्रोथ में नाइट्रोजन का क्या रोल है,
ठीक है, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स पढ़ रहे हैं तो उसके ऊपर ये बात होनी चाहिए। रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लीव्स एंड स्टेम, यानी कि प्लांट्स की जो स्टेम की डेवलपमेंट है, यूं समझ लें कि अगर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है तो प्लांट्स अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता। समझे, जिस तरह हमारे यहाँ वो पोलियो वैक्सीन है तो पोलियो की वजह से टांगों अपने पर खड़ा होना जो है वो मुश्किल होता है, तो इसी तरह नाइट्रोजन के बगैर जो है वो अपने तने को या स्टेम को स्ट्रेंथ नहीं कर दे सकता, जिसकी वजह से उसका जो है वो गिरने का चांस होता है। तो उसकी मजबूती स्टेम की जो है वो नाइट्रोजन के ऊपर डिपेंड करती है। इस तरह लीव्स की भी मेन कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन, आपको पता ही है नाइट्रोजन अमाइनो एसिड्स वगैरह के अंदर मेन कंपोनेंट्स होता है प्रोटीन का। ग्रीन कलर ऑफ द प्लांट्स, अगर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो तो प्लांट्स के ग्रीन पत्तों के ऊपर वो पैचेस ब्राउन या ब्लैक कलर के पड़ना शुरू हो जाते हैं। और प्लांट्स के अंदर अगर वो फ्रूट वाले प्लांट्स है, फ्रूटी प्लांट्स है, तो उसके अंदर जो है वो यील्ड को बढ़ाना और क्वालिटी को बढ़ाना, अच्छी क्वालिटी का और ज्यादा मिकदार में जो फ्रूट है वो भी नाइट्रोजन का रोल है। ये रहे नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स, अमोनिया, यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम क्लोराइड, कैल्शियम नाइट्रेट एंड कैल्शियम सायानामाइड। ज्यादातर ये नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स यूज किए जाते हैं। बच्चा पार्टी, यहां पे मैंने रोल ऑफ नाइट्रोजन जो पहले बता दिया है, लेकिन उसको मैंने एक और अंदाज से आप लोगों के लिए पेश करने की कोशिश की, क्योंकि आपसे पूछे एमसीक्यू, ये सारे एमसीक्यू की बातें, मेजर सब्सटेंस इन द प्लांट नेक्स्ट टू द वाटर, ये एमसीक्यू में आप लोगों से पूछा जा सकता है कि वाटर के बाद मेजर सब्सटेंस प्लांट्स के लिए कौन सा है, तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए नाइट्रोजन। ठीक है बेटा, बिल्डिंग ब्लॉक फॉर प्लांट्स क्या है, तुम्हारा आंसर होना चाहिए नाइट्रोजन। कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स कहां कहां पे, ये प्लांट्स के कौन कौन से हिस्से में नाइट्रोजन मौजूद होता है, क्लोरोफिल में मौजूद होता है, साइटोक्रोम्स में मौजूद होता है, बायोलॉजी वाले जानते हैं साइटोक्रोम्स क्या है, अल्कलॉइड्स में, और इसी तरह बहुत से वाइटामिन के अंदर नाइट्रोजन मौजूद होता है। इसका मतलब है कि न्यूट्रिएंट्स के हवाले से और इम्यूनिटी सिस्टम के हवाले से एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, थोड़ी देर पहले बात हुई थी। प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड हेरिडिटी। हेरिडिटी, मटेरियल डीएनए वगैरह के अंदर नाइट्रोजनस बेसिस मौजूद होती है। नाइट्रोजन फिर तय कर लें प्लांट्स की ग्रोथ के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट कंसिडर किया जा रहा है। अब मैं आप लोगों को थोड़ी सी इसकी डेफिशिएंसी की वजह से दिखा दूं कि ये देखिए प्लांट्स के लीव्स के ऊपर कुछ इस तरह की येलोनेस आ जाए, ग्रीनिश कम हो जाए, ये देखो ये नीचे जो येलो पत्ते होना शुरू हो जाते हैं, ये बेटा नाइट्रोजन की कमी की वजह से होते हैं, तो इनको यूरिया खाद की जरूरत होती है। ये आप लोगों के पास ग्रीफली ब्लैक जो है वो जो हमारे पास वो ग्रीन कलर की ग्रीन कलर के डॉट्स आना शुरू हो जाते हैं, ये जो चीज़ें इकट्ठी होना शुरू हो जाती है, ये नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है। वाइट फ्लाइज के आने से भी ये भी नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी की वजह से इस तरह की जो है वो जो प्लांट्स के लिए पेट्स वगैरह, जिनको क्या कहना चाहिए, जो है वो हमारे पास पेस्ट्स वगैरह जो है ना, पेस्ट कंट्रोल से है वो केमिकल्स के थ्रू इस तरह की चीज़ों से निपटा जाता है। ये हमारे पास डिफरेंट किस्म के स्पाइडर्स वगैरह जो हैं, ये भी प्लांट्स को नुकसान पहुंचाते हैं। असल में ये जो येलो लीफ का होना ये नाइट्रोजन की वजह से है, ये जो रस्टिंग हो जाती है ये नाइट्रोजन की वजह से है, लीव्स का फॉल करना नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी की वजह से है। ठीक है, तो ये चंद एक, और ये जो स्टेम होती है, इस स्टेम के अंदर जो है वो वीकनेस जो है वो भी नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। वैसे तो यहाँ पे आप लोगों को काफी ज्यादा जो है वो ग्रे मोल्ड्स वगैरह ये सारी प्लांट्स की डिजीज नजर आ रही होगी, लेकिन आपको इस डिटेल में जाने की बजाय ये जो मेन चीज है, ये जो आप लोगों को पैचेस वगैरह बता रहा हूँ लीव्स के ऊपर, ये जो लीव्स का जो है वो फॉल कर जाना, मुरझा जाना, स्टेम का वीक हो जाना, येलो कलर आ जाना लीव्स के अंदर, ये सब किस वजह से है, नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी की वजह से। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों ने याद रख लेना कि एसिडिक इफेक्ट ऑफ फर्टिलाइजर्स क्या है। नाइट्रोजनस कुछ ऐसे फर्टिलाइजर हैं जो सॉइल को एसिडिक बना देते हैं, उसकी सॉइल की एसिडिटी की वजह से वो प्लांट्स के लिए जो है वो नुकसानदेह होते हैं। कौन कौन से नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स हैं जो सॉइल को एसिडिक बना सकते हैं और उसकी रीजन क्या है, ये भी आपको बताने जा रहा हूं, समझिएगा। ऑल नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स मेक द सॉइल एसिडिक, सिवाय एक्सेप्ट किसके, कैल्शियम नाइट्रेट। जब ये वाटर में जाता है तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, साथ में नाइट्रिक एसिड बना लेता है। स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, सोल्यूशन न्यूट्रल रहेगा। सोडियम नाइट्रेट,
इसी तरह हाइड्रोलाइज होके सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस और नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड बनाता है। ये भी सॉइल को बैलेंस रखेंगे, पीएच स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। पोटाशियम नाइट्रेट को देखो तो KOH बनाएगा और साथ में नाइट्रिक एसिड बनेगा। ठीक है, इनके फॉर्मूलाज आप लोगों को पता ही होंगे। कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 ट्वाइस, ये सोडियम नाइट्रेट NaNO3, पोटाशियम नाइट्रेट KNO3। जब ये हाइड्रोलाइज होते हैं तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं, जिसकी वजह से सॉइल एसिडिक नहीं हो पाती। अब आप कहेंगे सर कोई दूसरे वाले की भी एग्जांपल दे, तो ये देखो अमोनियम नाइट्रेट की एग्जांपल लेते हैं। अमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर जब हाइड्रोलाइज होगा तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, जो कि वीक बेस है, जो मैं आप लोगों को केमिकल इक्विलिब्रियम में बता चुका हूँ, प्लस साथ में नाइट्रिक एसिड बनेगा जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड की वजह से स्ट्रॉन्ग एसिड अपना इफेक्ट शो करेगा और सॉइल एसिडिक हो जाएगी। तो एसिडिक इफेक्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड की वजह से आता है, और ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं लेकिन इनका मुकाबला स्ट्रॉन्ग बेसिस के साथ है, तो ये सॉइल को एसिडिक नहीं कर सकते। इसका मतलब है पीछे जो लिस्ट लगी हुई थी उस लिस्ट में अगर हम लोग बात करें, सारे फर्टिलाइजर सॉइल को एसिडिक बना सकते हैं, सिवाय उनके अंदर जिनमें हमारे पास इंक्लूड होगा कैल्शियम नाइट्रेट इंक्लूड होगा, सोडियम नाइट्रेट इंक्लूड होगा और पोटाशियम नाइट्रेट इंक्लूड होगा। ये वो हमारे पास फर्टिलाइजर्स होंगे जो सॉइल को एसिडिक नहीं बनाते, मोस्टली बाकी सॉइल को एसिडिक बना देते हैं। ठीक है, ओके बेटे। नेक्स्ट, सबसे पहला नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स पढ़ते हैं। क्या सवाल आना है, क्या याद करना है आप लोगों ने? परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन सबसे पहला क्वेश्चन, यूज कहां कहां है दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन ये है कि उसका केमिकल रिएक्शन में भी पूछा जा सकता है, और चौथे नंबर पर उसके यूजेस, और मे भी पांचवें नंबर पर एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस। ये सारी चीजें इंफॉर्मेटिव हैं, ये आप लोग पढ़ भी सकते हैं, याद भी रख सकते हैं, इसमें रट्टा है, परसेंटेज वगैरह याद करना कोई इशू नहीं है। तो अगर मैं बात करूं कि फर्टिलाइजर विद मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, आपका आंसर होना चाहिए अमोनिया। और आपको ये भी बात पता होनी चाहिए कि ये वो फर्टिलाइजर है जो लिक्विड स्टेट में यूज किया जाता है। वाइट फर्टिलाइजर जो लिक्विड स्टेट में यूज किया जाता है वो अमोनिया। और बेटे आप लोगों को मैं बताता चला जाऊं, ये अमोनिया एनहाइड्रस अमोनिया होती है। क्या मतलब एनहाइड्रस अमोनिया? कि इसका मतलब है लिक्विड अमोनिया विदाउट वाटर। सिर्फ अमोनिया लिक्विफाई हुई है, उसके अंदर वाटर नहीं है, सोल्यूशन नहीं है। लिक्विड अमोनिया विदाउट वाटर। लिक्विड अमोनिया विदाउट वाटर, इसको कहते हैं एनहाइड्रस अमोनिया, जिसको लिक्विड अमोनिया का भी नाम दिया जाता है। मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इसके अंदर मौजूद है 82%। सवाल आया, मोस्ट कंसंट्रेटेड सॉलिड नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। मोस्ट कंसंट्रेटेड नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। आपको ऑप्शन दी गई अमोनिया की, आपको ऑप्शन दी गई यूरिया की, आपको ऑप्शन दी गई अमोनियम नाइट्रेट की, और आपको ऑप्शन दी गई ऑफ कोर्स पोटेशियम नाइट्रेट की। जी, अब आपने अगर इस सॉलिड को इग्नोर कर दिया और अमोनिया तक पहुंच गए 82%, तो समझ जाएं कि आपका आंसर गलत हो गया। यूरिया में अप्रॉक्सीमेटली 46% के करीब जो है वो मौजूद होती है, इसमें कोई 33 से 33.5% के करीब होती है, और पोटाशियम नाइट्रेट में तकरीबन 24% के करीब होती है। ठीक है, वो आगे जाके हम पढ़ लेंगे। तो बेटे अगर सॉलिड का वर्ड ना होता तो वो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर जो मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन देता है तो आप अमोनिया सेलेक्ट करते, लेकिन जब सॉलिड का वर्ड आ गया तो आपका आंसर अब यूरिया होना चाहिए। अब आप अमोनिया सेलेक्ट नहीं करेंगे। ये एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है जो बच्चे अक्सर जल्दबाजी में ओवरव्यू कर देते हैं और उनका आंसर गलत हो जाता है। तो मेरी आप लोगों से वो क्या कहते हैं कि विनती है कि आपने अब इस चीज का खास ख्याल रखना है कि पेपर में अगर ये सवाल आ जाए कि कंसंट्रेटेड नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर सॉलिड स्टेट में है
कौन सा है और कंसंट्रेटेड नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर लिक्विड स्टेट में कौन सा है, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि इसमें कौन सा लिक्विड स्टेट और कौन सा सॉलिड स्टेट का नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर है। अच्छा जी, अब प्रेपरेशन इसकी कैसी होती है, वही अमोनिया हैबर्स प्रोसेस के थ्रू प्रिपेयर की जाती है। आप लोगों को पता है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का वॉल्यूम लिया जाता है 1:3 के अंदर और इनको कंबाइन किया जाता है। यहाँ पे आयरन ऑक्साइड जो है, आयरन की क्रिस्टल्स जो है या मोलिब्डेनम ऑक्साइड कैटालिस्ट के तौर पे यूज किया जाता है। मैं आपको बता देता हूँ, ज्यादातर जनरली आयरन होता है कैटालिस्ट और इसके साथ मोलिब्डेनम ऑक्साइड और इसके साथ एल्यूमिना और इसके साथ सिलिका वगैरह जो है वो एज ए कैटालिस्ट, को कैटालिस्ट यूज किए जाते हैं। तो ये को कैटालिस्ट है। वैसे अब आपको पता है कि पहले सिलेबस के अंदर हैबर प्रोसेस इंक्लूड था, लेकिन इस सिलेबस में उसने निकाल दिया है, तो इसलिए मैं जो है वो यहाँ पे अब हैबर प्रोसेस की ज़्यादा डिटेल डिस्कस नहीं करूँगा। साथ में बेटे आप लोगों के सामने 200 ATM के करीब प्रेशर है, लेकिन ये आप लोगों ने जब अपनी पार्ट 1 के अंदर पढ़ा था तो उस वक्त ये प्रेशर जो है वो ऑप्टिमम कंडीशंस में 300 ATM तक भी गया हुआ था और ये टेम्परेचर ऑफ कोर्स 450 डिग्री सेल्सियस का है। तो बेटा ये कंडीशंस हैं जो ऑप्टिमम कंडीशंस है, जो हैबर प्रोसेस के थ्रू अमोनिया की सिंथेसिस के लिए जो है वो यूज की जाती हैं। और आप लोगों को मैं बताता चला जाऊं कि नाइट्रोजन का जो सोर्स है, पेपर में सवाल पूछ ले कि अमोनिया सिंथेसाइज करना, नाइट्रोजन का सोर्स एयर होती है और एयर में 78% नाइट्रोजन होती है। और इसी तरह सोर्स ऑफ हाइड्रोजन की अगर मैं बात करता हूं तो हाइड्रोजन का जो सोर्स है वो मीथेन हो सकती है। मीथेन की पायरोलिसिस करवाई जाए या बॉन्ड फिशन करवाई जाए हीट करके इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो कार्बन प्लस 2 हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो ये हमारे पास जो है कार्बन और हाइड्रोजन बनेंगे, जिसको हम लोग पायरोलिसिस कहते हैं या क्रैकिंग कहते हैं, जिसमें आप लोग ऑक्सीजन यूज नहीं करते। तो ये हाइड्रोजन का बहुत बड़ा सोर्स है। इसके अलावा मीथेन को वाटर के साथ रिएक्शन करवाकर भी हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन की जाती है। तो ये बेटे आप लोगों के पास सोर्सेज आ गए। इसकी मैन्युफैक्चरिंग के बारे में मैंने थोड़ा सा आइडिया दे दिया और उसके बाद आगे इसकी फिजिकल स्टेट की बात करें तो अमोनिया यूज्ड इन द लिक्विड स्टेट, जिसको मैंने ऊपर बता दिया, एनहाइड्रस अमोनिया व्हाइल अदर फर्टिलाइजर यूज एज सॉलिड स्टेट, ये बात हो चुकी है। डायरेक्ट टू द सॉइल इसको इंजेक्ट किया जाता है 6 इंचेस डीप, ताकि वो सीप आउट होके बाहर ना आ सके। तो 6 इंचेस डेप्थ के अंदर जो है वो सरफेस ऑफ द सॉइल से किया जाता है ताकि इसकी सेपिंग ना हो। बाकी फर्टिलाइजर्स को सॉइल के अंदर डीप इंजेक्ट नहीं किया जाता। सवाल पूछा जाए कौन सा फर्टिलाइजर डीप इन द सॉइल इंजेक्ट किया जाता है, तो वो ऑफ कोर्स कौन है, अमोनिया है। अमोनिया फर्टिलाइजर्स के बारे में एनहाइड्रस अमोनिया क्यों यूज की जाती है, ये आप लोगों को जो है वो ज़हन में रख लेना चाहिए कि ड्राई और प्योर अमोनिया को एनहाइड्रस अमोनिया कहते हैं। ड्राई का क्या मतलब होगा, विदाउट मॉइस्चर, विदाउट मॉइस्चर। तो देखो ना, बच्चे लिक्विड समझ लेते हैं और लिक्विड ज़हन में रख लेते हैं कि अमोनिया ड्राई फॉर्म में यूज होती है या वेट फॉर्म में यूज होती है। पेपर में सवाल आए तो मोस्टली ने वेट ही लगाना था। क्यों, उन्हें बताया सर लिक्विड गीला गीला, बेटा वेट का मतलब होता है इंक्लूडिंग मॉइस्चर, और इस अमोनिया में मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। तो बेटा ये अनहाइड्रस अमोनिया को ड्राई अमोनिया भी कहते हैं या प्योर अमोनिया भी कहते हैं। ये कलरलेस गैस है रूम टेम्परेचर पर, प्रेशर पर, और लिक्विड जो है वो अंडर जो है वो प्रेशर के ऊपर जो है वो एक टैंक्स के अंदर जो है वो स्टोर किया जाता है। ये सारी इंफॉर्मेशन है। एनी हाउ कि जैसे ही लिक्विड अमोनिया का प्रेशर रिलीज किया जाता है तो ये वेपोराइज होकर के इनविजिबल हाईली हाइड्रोफिलिक गैस बनाती है, जिसकी बड़ी पंजेंट स्मेल होती है। अमोनिया गैस की पंजेंट स्मेल इतनी होती है कि बंदा बेहोश हुआ हुआ ना तो वो फौरन होश में आके बैठ जाता है। जब जहाँ पे फौतगी हो जाए ना तो कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो कि बिला वजह ख्वाम में रोने की एक्टिंग कर रही होती है, तो बेचारे जिनकी फौतगी हुई होती है तो वो अब बड़ी मुश्किल से दर्द को संभाल के चुप करके बैठे होते हैं। अचानक एक औरत आती है, ऊंची ऊंची गली के अंदर रोना शुरू कर देती है, वो सॉरी फिर रोना शुरू कर देती है। तो इस तरह की फप्पे कुटनों किस्म की औरतों का सीन देखा है। तो एक इस तरह का सीन हुआ था। मेरी मुमानी की आगे रिलेटिव्स थी, तो उन्होंने इस तरह जो है वो ड्रामेबाजी एक दफ़ा की थी। जब मेरी नानों की डेथ हुई थी तो जानबूझ के बेहोश, थोड़ी देर बाद जूस मंगवाती थी। मैं बेहोश होने लगी, जूस ले, मैं बेहोश होने लगी, जूस ले। बेहोश होने की एक्टिंग भी कर रही थी, मुझे पता चल गया। मैंने कहा जी कि जूस लाने के बजाय अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन लेकर आए। मैंने अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन मंगवाया, वो होश में नहीं आ रही थी। मैंने थोड़ा सा लगाया, सुंघाया, अमोनिया गैस ने ऐसा कमाल दिखाया कि आपकी सोच होगी बेटा उसके बाद फिर वो बेहोश नहीं हुई।
ठीक है। तो ये बड़े बड़े इलाज होते हैं। तो यानी हो इसकी बड़ी काफ़ी पंजेंट स्मेल होती है, 14 तबक रोशन कर देती है। लो लेवल पे अगर ये एक्सपोजर हो तो ये इंजरीज का बायस बनती है, इवन के ह्यूमन की डेथ कॉज कर सकती है। तो ज़्यादा अमाउंट में अगर अमोनिया इनहेल हो तो पर्सन की डेथ हो सकती है। तो ये एनहाइड्रस अमोनिया जो है इसको यूज़ तो किया जाता है, लेकिन थोड़ा सा इसको केयरफुली यूज़ किया जाता है। अमोनिया के टॉक्सिक इफेक्ट्स लिखे हुए पढ़ लीजिएगा कि 30 to 50 ppm इरिटेशन टू आइज, ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन और रेस्पिरेटरी ट्रैक को जो है वो नुकसान पहुंचा सकती है। 500 ppm से ऊपर चली गई तो कफ, इसके अलावा आवाज़ बंद होना, गला बैठना, टाइटनेस ऑफ द थ्रोट, आई इरिटेशन और कंजक्टिव जो है वो सिम्टम्स वगैरह अपीयर होगी। बायोलॉजी में आप लोग पढ़ते हो। ये ज़्यादातर इसके ये 2 मेजर इफेक्ट्स हैं, आंखों में लालगी आ जाना, शिकार करने का मूड बन जाना और गला जो है वो दबना शुरू हो जाना। इस हाई कंसंट्रेशन खतरनाक हद तक जाए तो लाइफ की थ्रेटनिंग हो सकती है और बर्न्स और माउथ और थ्रोट वगैरह को और कॉर्निया वगैरह को ये जो है वो बर्स्ट कर सकती है, बर्न कर सकती है। ये आप लोगों के जो ट्रैक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक, उसके लिए भी नुकसानदेह। तो ये जो है वो डेथ होती है बी, सी और डी की वजह से। इन 3 जो है वो हार्मफुल इफेक्ट्स की वजह से पर्सन की डेथ हो सकती है। ये सारी इन्फॉर्मेशन है जो आप लोग याद रख सकते हैं, आप लोग रट्टा लगा सकते हैं कि इसकी हाई कंसंट्रेशन होने से ये प्रॉब्लम्स होते हैं। ज़्यादातर आपने बस याद रख लेना है कि इसके अंदर आई इरिटेशन है और मेम्ब्रेन को, म्यूकस मेम्ब्रेन को नुकसान पहुंचाती है और रेस्पिरेटरी ट्रैक को नुकसान पहुंचाती है। टॉक्सिक इफेक्ट्स मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, इसके मेन याद रख लीजिएगा। इस वीडियो को मैं यहाँ पे पॉज कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो रही है। तो डेफिनेटली अगले नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स, यूरिया और बाकियों की डिस्कशन लेकर के मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के सामने आऊँगा। वाला मिलसो, बाय।